हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा सीएमआई का एजुकेटर सीएमआई पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट भी करें। तो आइए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी संविधान का आधार होती है, संविधान का परिचय पत्र होती है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन दिया होता है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर लिखी हुई है। इसमें हमारे संविधान का संपूर्ण क्या दिया हुआ है? सार दिया हुआ है। अब संविधान के सार के साथ साथ इसे एक बहुत ही प्रख्यात वकील, न्यायविद, संविधान विशेषज्ञ श्री पालकीवाला जी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये पालकीवाला जी केशवानंद भारती वाद केस में वकील थे केशवानंद जी की तरफ से, और ये हिंदुस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला रहा है। अब हमारे सामने आती है दूसरी चीज, संविधान की विषय वस्तु। अब हम प्रस्तावना की विषय वस्तु देखते हैं कि हमारे प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। चलो, उससे पहले देखने से पहले हम ये कहेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो आधार है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव कहां से आया? कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी द्वारा कब रखा गया था संविधान सभा के सामने? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव में चूंकि क्या था कि उन्होंने बताया कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो नेहरू जी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा बताया था। उसमें उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को रखा और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। संविधान सभा के सामने सबसे पहली जो समस्या थी वो ये थी कि इसमें जो भी कोई कार्य हम करेंगे उसके लिए आधार क्या होगा बिल पास करने का, संविधान में जो भी मांगे रखी जाएंगी उनको पास करने का आधार क्या होगा। तो किसी ने सुझाव दिया कि वोटिंग करवा ली जाए, लेकिन वोटिंग से कुछ लोगों के अधिकार जो हक होते हैं वो छीने जाते हैं, यानी अगर कोई विरोध में रहेगा तो विरोध की बातें कभी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए संविधान सभा ने अंतिम रूप से तय किया कि हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वसम्मति से लेंगे। अब हम आते हैं संविधान की विषय वस्तु पर। संविधान के प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है उसमें सबसे पहले आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की
प्रस्तावना की विषय वस्तु है। प्रस्तावना यानी कि संविधान का परिचय पत्र और संविधान का सार। हमारा संविधान 395 अनुच्छेद इसमें मूल रूप से थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, उन सबको मिलाकर के एक पूरा संविधान बनाया और उस संविधान का, इतने बड़े संविधान का एक जो छोटा सा सार है, जो निचोड़ है, वो है संविधान की प्रस्तावना। अब संविधान की प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है उसमें हमें कुछ मुख्य शब्द मिलते हैं, जैसे हमारे सामने हुआ भारत के लोग हो गया, प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, इन सब के बारे में हम भी कुछ ही समय में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना के तत्व। अब प्रस्तावना के तत्व क्या क्या होते हैं, तो अभी इसने कहा है कि संविधान, जो प्रस्तावना के तत्व हैं ये कितने हैं, 4 तत्व हैं। कितने हैं, 4 तत्व हैं। अब कहा है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत। अब संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो ये कहता है, प्रस्तावना कहती है कि संविधान है, इसकी आपने प्रस्तावना की पहली ही लाइन पढ़ी है कि हम भारत के लोग, यानी संविधान को जो भी अधिकार है, जो भी शक्ति है, वो संविधान को कौन दे रहा है, हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग, आज के समय में हम लगभग 135 करोड़ देशवासी हैं, लेकिन 2011 की जनगणना में हम लगभग 121 करोड़ देशवासी थे। तो वो जितने भी हम भारत के लोग हैं, संविधान को पहली शक्ति किससे प्राप्त होती है, हम भारत के लोगों से प्राप्त होती है। आप कई बार काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न भी आया है कि संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो संविधान की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भारत के लोगों से। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग, आप भी, मैं भी, हम सब। अब इसके बाद हम दूसरी बात पे आते हैं कि अब इसमें देश की प्रकृति बताई गई है, हमारे भारत की प्रकृति। देखो इस प्रस्तावना में ही सब कुछ दे दिया है कि हमारा भारत कैसा है, तो हमारा भारत कैसा होगा, एक संप्रभु होगा, ठीक है, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ ये होगा लोकतांत्रिक, होगा, गणतांत्रिक भी होगा। यह हमारे संविधान की प्रकृति है। अब चूंकि मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा, लेकिन मैं आने वाले कुछ ही देर बाद इन सभी शब्दों की आपको व्याख्या करते हुए बताऊंगा, इसलिए भी हम एक बार आगे बढ़ेंगे। अब इसने देखो प्रस्तावना में ही सबसे बड़ी चीज कि संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य। अब हमारे संविधान का उद्देश्य जो क्या है कि ये हमें क्या देगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं कि ये संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को क्या उपलब्ध करवाएगा, न्याय देगा, स्वतंत्रता देगा, समता देगा और बंधुत्व की स्थापना करवाएगा। और अब चौथा तत्व कि ये संविधान कब लागू हुआ, तो लागू कब होता है संविधान, 26 नवंबर 1949 को। अब आप कहेंगे कि हमें तो 26 जनवरी 1950 पढ़ाया गया है, लेकिन आपको पता होगा कि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे और बाकी जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे को लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। लेकिन चूंकि कोई भी कार्य जब पहली बार होता है तो वही उसकी स्थापना की, वही उसके लागू होने की तिथि होती है। तो सबसे पहले किस दिन लागू हुआ था, ये 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की संविधान लागू हो गया था, हमारे देश का संविधान। और ये उसकी प्रस्तावना का चौथा तत्व है कि ये कब लागू हुआ था। तो ये हमने पढ़े हमारी संविधान की प्रस्तावना के 4 तत्व। अब हमारे संविधान की प्रस्तावना में हम देखते हैं कि इसके मुख्य शब्द क्या हैं। मुख्य शब्द
संविधान की प्रस्तावना के अब हमारे सामने कुछ आ गए मुख्य शब्द। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम भारत के लोग। देखिए, हम पहला जो प्रस्तावना का सबसे बड़ा शब्द है वो है हम भारत के लोग। अब इस हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि हम जो भारत की लगभग 135 करोड़ जनता है, जिसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति से लेकर के आपके और मेरे जैसे अंतिम व्यक्ति तक का व्यक्ति, सभी इस जनसंख्या, लगभग ये जनसंख्या है। ये कोई मेरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये 2021 में पता चलेगा आज हमारी जनसंख्या कितनी है, लेकिन ये एक लगभग आइडिया है जो बताया जाता है हमारे देश के काफ़ी बड़े पदों पर बैठे हुए आसीन व्यक्तियों के द्वारा कि लगभग हम 135 करोड़ के करीब जनता है। तो ये सारी जनता क्या कहलाती है? हम भारत के लोग। अब आगे कहा है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है संप्रभुता। अब आप कहेंगे कि ये संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब है कि हम अपने आप में संपूर्ण हैं, यानी अब भारत पर किसी भी राज्य का कोई अधिकार नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि विदेशी अधिकार नहीं है। विदेशी अधिकार हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई विदेशी जैसे हम 1947 से पूर्व क्या थे? ब्रिटेन के एक उपनिवेश थे, लेकिन अब हम किसी भी देश का कोई उपनिवेश नहीं है। अब हमें कोई भी देश अधिग्रहित भी नहीं कर सकता। हम इतने संप्रभु हो चुके हैं कि यदि हमें किसी देश के ऊपर अपना अधिकार छोड़ना है तो हम वो अधिकार भी छोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हिंदुस्तान को खुद को कोई भी दबाव में नहीं रख सकता। हम भले ही से संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल, ब्रिक्स आदि कई संगठनों के, WTO, WHO कई संगठनों के सदस्य हैं, लेकिन हमें कोई भी संगठन अपने आप में बाध्य नहीं कर सकता कि हम उसके सदस्य ही बने रहेंगे। हम चाहें जब उससे बाहर आ सकते हैं और वो संगठन जब चाहे हमें अपने पास भी बुला सकता है, अगर हम ऐसा करना चाहें तो। ये मैंने हटा दिया था अभी। तो दोस्तों, दूसरा जो शब्द है हमारे पास वो है समाजवादी। समाजवादी दो तरह के होते हैं। एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद। अब लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो कुछ देशों में पाया जाता है, जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ। और ये साम्यवादी समाजवाद इस समय सर्वाधिक अगर किसी देश में पाया जाता है तो वो है चाइना। हाँ, कुछ कोरोना से याद आया होगा आपको चाइना जी। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ होता है कि यहाँ पे हमारे देश में हम क्या कोशिश करेंगे कि समाज के सभी वर्गों को परस्पर न्याय, उनको सारे सामान जो भी वो आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार चाहते हैं वो सब मिल पाए, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से। यानी यहाँ पे केवल सारे जो भी अधिकार है वो राज्य के पास ही नहीं होंगे, राज्य ही समस्त शक्तियों का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ पे जो देश का अन्य व्यक्ति है उसके पास भी अधिकार रहेंगे। जैसे उद्योग है तो उद्योग निजी व्यक्तियों को भी संचालित करने की अनुमति है, केवल राज्य ही संचालित नहीं करेगा। और ये जो साम्यवादी समाजवाद होता है ये एक काफ़ी खतरनाक स्थिति होती है। इसमें सब कुछ राज्य के हाथों में होता है, और अगर राज्य ही सब कुछ संभाल के रखेगा तो फिर हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो आएगी कि निजी व्यक्ति कभी भी प्रोत्साहित नहीं हो पाएगा, वो हमेशा ही हतोत्साहित रह जाएगा। अब चूंकि भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है, विकासशील देश है, तो वहाँ पे सब कुछ राज्य के हाथ में भी नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य खुद इतने संसाधन संपन्न नहीं होता है। अब इसके बाद हमारे सामने तीसरी चीज धर्मनिरपेक्षता। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता। भारत 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। एक मुस्लिम राष्ट्र बना जिसका नाम था पाकिस्तान, और दूसरा हमारा राष्ट्र जिसका नाम था हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं था। हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें सभी धर्मों को, हिंदुस्तान में सभी धर्मों को स्वच्छंद रूप से विचरण करने की
अनुमति थी। अब आप कहेंगे कि धर्म कैसे स्वतंत्र विचरण करेगा, तो सभी धर्म नहीं, माफ कीजिएगा, धर्म से संबंधित व्यक्ति जो धार्मिक कार्य करेंगे या जो उस धर्म को मानने वाले होंगे, उस धर्म के रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होंगे, उनमें से किसी को भी किसी भी प्रकार की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे सामने चीज आई धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता चूंकि भारत के संविधान में, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, यहां से एक समस्या क्रिएट हो रही थी हमारे सामने कि हम कौन सा देश, हम हमारे देश को किस दिशा में लेकर के जाएं ताकि कोई सांप्रदायिकता ना फैले। यानी अब सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, इससे देश को बचना चाहिए। सांप्रदायिकता का सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जो भी आप धर्म को, जैन हुआ, किसी भी धर्म को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके प्रति आप इतने आसक्त हो जाते हैं कि आपको आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ एवं किसी अन्य का धर्म आपको न्यून लगता है, कम लगता है, कमतर आप उसको आंकते हैं। तो वो एक सांप्रदायिकता की स्थिति है। और आप अभी देखते होंगे काफ़ी इस देश में रिसेंटली मॉब लिंचिंग जैसी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो वो सब सांप्रदायिकता से जोड़कर देखी जाती हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता कुछ लोगों द्वारा फैलाया हुआ एक ऐसा भ्रमजाल होता है जिसके अंदर आम व्यक्ति फंसता हुआ जाता है। अब इससे हमें बचने के लिए हमें जरूरत पड़ी धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा देश के संविधान में 3 शब्द जोड़े गए और वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यानी हमारा देश समाजवादी होगा, हमारा धर्म धर्मनिरपेक्ष होगा और इसकी अखंडता जो है सुनिश्चित की जाएगी कि यहाँ उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में जो हमारे ईस्ट के शायद पूर्व, हमारे पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, तो ये सारा का सारा जो हमारा एरिया है उसको हम एक अखंड भारत के रूप में जोड़े रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने लोकतांत्रिक। हमारा अगला जो मुख्य शब्द है वो है लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक इसका अर्थ है कि जो हमारे संविधान की शक्ति है वो किसके अंदर होगी? लोक के अंदर। यानी पूरा तंत्र कैसा है हमारा? लोकतांत्रिक। और लोक से अर्थ है जनता। यानी आपने देखा होगा आप और हम सभी किस में भाग लेते हैं? चुनावों में। आप और हम सभी चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से भागीदारी करते हैं। हमारे कुछ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लड़े जाते हैं, जैसे सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक के पद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप में भी हमारी भागीदारी होती है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए संविधान की प्रत्येक शक्ति किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। अब इसके बाद नेक्स्ट है गणतंत्र। हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारत देश है वो कैसा होगा? गणतंत्र होगा। अब गणतंत्र के लिए हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र तो है ही, तो ये गणतंत्र भी 2 तरीके के होते हैं, एक राजशाही और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। अब राजशाही जो लोकतंत्र है तो ये कुछ देश जैसे ब्रिटेन में पाया जाता है, और लोकतांत्रिक जो गणतंत्र है ये अमेरिका में, भारत में। ब्रिटेन में सारी जो अंतिम शक्ति होती है, जो सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है वहां का राजा। और भारत और अमेरिका के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति।
अब ब्रिटेन में राजा चुना हुआ नहीं होता है, ब्रिटेन में जो राजा है वो तो वंशानुगत होता है, लेकिन आप कहेंगे फिर वहाँ पे गणतंत्र कैसे हुआ? तो ये केवल प्रमुख है, बाकी वहाँ पे जो सारा कार्य वो वहाँ की संसद करती है। और इसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन कार्य सारा संसद के तहत होता है, और वास्तविक रूप से प्रमुख जो होता है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। अब इसके बाद नया शब्द आया है न्याय। अब न्याय, तो अब न्याय भी कैसा होगा कि न्याय 3 रूपों में होता है। न्याय कितने रूपों में होता है? 3 रूप। कौन कौन से हो गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इनको सुरक्षा कैसे मिलती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए जाएंगे, तो ये किसके अंदर आ गए कि आप कहेंगे सामाजिक न्याय कहाँ से हो रहा है? समता का अधिकार मिलता है हमें मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स से। आर्थिक न्याय कहता है कि डीपीएसपी में आपने देखा होगा कि भाई राज्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक लोक नियोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा, यानी काम राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य क्षमता के अनुसार कार्य मिल सके। और राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। चुनाव लड़ने का भी है और चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार है। तो न्याय हमारे सामने 3 रूपों में हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद बात करेंगे हम स्वतंत्रता की। अब स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों को किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता। अब आप कहेंगे कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता हर उस कार्य को जो एक संविधान की दृष्टि में वो कार्य कैसा हो, उचित हो। यानी हमें मिलती है स्वतंत्रताएं कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विचरण, प्रत्येक तरह की हमें क्या मिलती हैं? स्वतंत्रताएं मिलती हैं। लेकिन ये स्वतंत्रताएं संविधान हमें कब देगा? जब हमारी स्वतंत्रताएं कैसी होंगी? उचित होंगी, तभी हमें संविधान के द्वारा स्वतंत्रताएं मिलेंगी। अब नेक्स्ट है हमारे सामने समता। यानी अब हम क्या है? हम राज्य कहता है हमें कि मैं आपसे किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार को, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। हो सकता है, लेकिन अब समान अवसर आप ये नहीं कह सकते अगर कोई व्यक्ति, समान अवसर का अर्थ यही होता है कि अगर समान कार्य क्षमता वाले व्यक्तियों को समान कार्य करने का अवसर मिलेगा। अगर किसी की समान कार्य क्षमता है तो वो कार्य भी समान करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर कोई बच्चा 10वीं पास पढ़ा हुआ है और उससे आप कहें कि वो बीटेक इंजीनियरिंग की क्लासेस ले, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता ही नहीं है कि वो 100 किलो वजन उठा सके और राज्य उससे कहेगा कि आप 100 किलो वजन उठाएं, तो ये भी संभव नहीं है। समान कार्य क्षमता यानी किसी व्यक्ति की कितनी कार्य क्षमता है उसी के हिसाब से उसे कार्य मिलेगा। ये हमारा समता का अधिकार है। संविधान की नजरों में कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कमतर नहीं है। अंतिम शब्द है हमारे सामने बंधुत्व। बंधुत्व कह रहा है हमें कि हम क्या करेंगे? भाईचारा की भावना, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना का हम विकास करेंगे। अब भाईचारे की भावना के विकास के बारे में आप कहेंगे किसी एफआर में नहीं दिया हुआ, तो ये किस में दिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज में, मूल कर्तव्यों में भाईचारे की भावना दी गई है। 51 के अंतर्गत कहा गया है कि संविधान
एकल नागरिकता। अब आपको बंधुत्व, आप कहेंगे कि सर भाईचारा कैसे, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम राजस्थानी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, हम सब हो सकते हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ भी नहीं है। संविधान की नज़रों में हम सिर्फ क्या हैं, भारतीय। इसलिए हमारे अंदर ये बंधुत्व की भावना है कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। अब भारतीय हम कैसे हैं, तो भारतीय के लिए हमें क्या किया गया, नागरिकता के प्रावधान है, सिटीजनशिप, नागरिकता के प्रावधान। अब नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो हम कभी आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमारे संविधान के कुछ मुख्य शब्द हुए। अब हम कहेंगे आपसे कि इन मुख्य शब्दों के बाद अब कुछ 2-4 हमें फैक्ट हैं, पहले फैक्ट देख लेते हैं हम। जैसे एक तो संविधान के प्रस्तावना को संशोधन जो किया गया वो कब किया गया, वो किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, चाहे तो नोट कर लीजिए, बाकी शायद ये सब आपने पढ़ रखा होगा पहले से, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो संविधान सभा की प्रस्तावना का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि संविधान सभा में एक व्यक्ति हुआ करते थे, श्री कृष्णस्वामी अय्यर के अय्यर। ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको देख लें आप कि संविधान की प्रस्तावना, उन्होंने बोला कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कृष्णस्वामी अय्यर कहते हैं कि ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है ये बता रही है कि हमने दीर्घ काल में इस देश के लिए क्या क्या सपने देखे हैं। हमने सपना देखा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना करेंगे, हम यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, हम यहाँ पे बंधुत्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता समता दिलाएंगे। तो ये सब उन्होंने कहा कृष्णस्वामी अय्यर ने कि ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है कि हम आने वाले समय में, जब संविधान सभा में ये सदस्य हुआ करते थे तो आज उन सब बातों को बीते हुए लगभग 75 से अधिक साल हो गए हैं, तो ये कहते थे कि हमारे दीर्घ काल में हम ये सब टारगेट अचीव करेंगे जिसमें स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, बंधुत्व होगा। तो कृष्णस्वामी अय्यर जी ने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री अर्नेस्ट बारकर, ये एक प्रख्यात पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं अर्नेस्ट बारकर। इन्होंने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान का कुंजी नोट। देखिए कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। हम आप और हम जब छोटी क्लासेज में पढ़ते थे तो हमारे पास बड़ी बड़ी किताबें होती थी, लेकिन एक छोटी सी कुंजी आया करती थी, यानी उन किताबों को समझने के लिए उस छोटी सी कुंजी का भी इस्तेमाल कर। अब हमारा पूरा संविधान एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब उस लिखित संविधान को अगर हमें एक ही पैराग्राफ या एक ही पेज के माध्यम से समझना है तो हमें किसको समझना होगा, प्रस्तावना को समझना होगा। अगर हमने इस प्रस्तावना को समझ लिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमें हमारा संविधान समझा देगा कि भारत के संविधान में किस किस चीज की आशा की गई है, भारत का संविधान भारत के लोगों को क्या क्या शक्ति प्रदान करता है। अब इसके बाद एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है कि कहा गया है कि जब प्रस्तावना संविधान के पहले पृष्ठ पर है तो क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है। प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है। तो अब इसके लिए भी
कौन बताएगा? अब संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी संघ मामला, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में इन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वाद 1973 जब इस पर दोबारा से संविधान में पूछा गया, संवैधानिक पीठ से सुप्रीम कोर्ट की जो 13 जजों की संवैधानिक पीठ थी, कितने जज थे? 13 जज। तो उनसे जब पूछा गया कि सर क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उन्होंने अपने इस निर्णय को उलटते हुए बोला कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का ही अंग है। और ऐसी ही व्यवस्था उन्होंने LIC इंडिया वाद 1995 में भी दी। उन्होंने बताया कि संविधान में प्रस्तावना क्या है? संविधान का ही एक भाग है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब हम कहेंगे कि क्या संविधान में आर्टिकल जो संशोधन करने की शक्ति है वो किस में है? आर्टिकल 368 में। तो हम कहेंगे कि क्या 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है? तो जी हाँ, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। तो क्या प्रस्तावना में भी संशोधन हो जाएगा? तो जी हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के लिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण व्यवस्था दी वो ये दी कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जाता है, लेकिन इसकी मूल भावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना की मूल भावना में संशोधन नहीं होगा। इन्होंने पहले तो कहा कि 1960 में कहा था कि आप इसके अंदर प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, और 1973 में कहा कि प्रस्तावना में तो संशोधन हो जाएगा। ये 1973 में कह रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन, लेकिन प्रस्तावना की मूल भावना में कभी भी संशोधन नहीं किया जाएगा। और शायद मैंने आपको बता दिया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन जो शब्द जोड़े गए थे 42 CAA 1976, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को शब्दों को जोड़ा गया। ये तीन शब्द जोड़े गए और इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया कि ये संशोधन सही है। जी हाँ, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो इसे आप शेयर भी कीजिए। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि सुबह और शाम दोनों टाइम होने वाली क्विज में आप भाग ले सकें और अपना लॉकडाउन का जो ये ख़राब समय चल रहा है इसका आप अच्छा यूज कर सकें। और मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में सरकार की सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, घर पे रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।